नमस्कार, गोहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम फिर बात करेंगे खैरागढ़ उपचुनाव। दरअसल हमने पहले कहा था कि छोटा चुनाव बड़ी घोषणा, लेकिन ये मामला इतना सरगर्म है कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करें उसके पहले एक नजर डालते हैं भाजपा और कांग्रेस के नेताओं की बातों पर कि आखिर वो कह क्या रहे हैं। किसके सर होगा जीत का ताज, किसे मिलेगा जनता का आशीर्वाद, राजनीतिक पार्टियों में घमासान, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर वादा खिलाफी के आरोप लगा रही हैं। एक और जहां कांग्रेस कह रही है कि खैरागढ़ उपेक्षित रखा गया, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में जनता को मनाने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस का दावा है कि जो वो वादा करती है निभाती है। बारह अप्रैल को होगी खैरागढ़ उपचुनाव के लिए वोटिंग और 16 अप्रैल को आ जाएंगे इसके नतीजे। एक तरह से खैरागढ़ उपचुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोनों ही दल कर रहे हैं जीत का दावा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अब विजय हासिल नहीं होगी और भाजपा का कहना है कि कांग्रेस वादा खिलाफी करती है, इसलिए जीत का सेहरा हमारे सर होगा। कोई शंका नहीं है कि इस चुनाव को हम ना जीते। कोमल जंघेल की लोकप्रियता और पिछले चुनाव में जो बहुत अल्प मत से पीछे रहे, आज इस बात का अफसोस जो लोगों को है इस चुनाव में दिखाई दे रहा है कि किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे और हर हाल में ये चुनाव जीतेंगे। बिजली का कनेक्शन लग नहीं रहा है, किसान पैसा पटा के बैठे हुए हैं, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। महिलाएं काफ़ी नाराज है शराब को लेकर के, गांव-गांव में जो नदियां बह रही है। और यही जो 2023 के चुनाव के लिए खैरागढ़ का जो 2022 का चुनाव है, इसकी शुरुआत होगी और इसमें भारतीय जनता पार्टी को जिता करके 2023 में कांग्रेस को छत्तीसगढ़ से मुक्त करने का लोगों ने मन बना लिया। वादा खिलाफी, जनता को धोखा देना ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमारी पार्टी ने 2018 के विधानसभा चुनाव में जनता से वादा किया था, हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। मुख्यमंत्री बनने के 3 घंटे के अंदर भूपेश बघेल ने किसानों का कर्जा माफ़ कर दिया। कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र के 36 में से 90% वादों को पूरा कर दिया है। अब हमने वादा किया है कि हम खैरागढ़ को जिला बनाएंगे। जैसे ही कांग्रेस की प्रत्याशी श्रीमती यशोदा वर्मा चुनाव जीतेंगी, 24 घंटे के अंदर खैरागढ़ छत्तीसगढ़ का एक नया जिला होगा। ये कांग्रेस का कमिटमेंट। तो हमने सुना कि किस तरह से दोनों पार्टियां वादा खिलाफी और वादा पूरा करने का आरोप लगा रही है। हम इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर और वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी। आप दोनों का स्वागत है। और भाजपा के प्रवक्ता संदीप शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, उचित बात के लिए मैं पहले आपकी तरफ आना चाहूंगा। ये जो सारा मामला है अभी चलेगा 16 अप्रैल तक, जब तक नतीजे ना आए। क्या लगता है, चूंकि सरकार कांग्रेस की है, बीजेपी बहुत सिमट गई है, पिछले चुनाव की हम बात करें तो स्थितियां क्या बन रही है? दावे दोनों कर रहे हैं, कोई भी नहीं कहता कि हम हारने वाले हैं। जाहिर है कि कोई क्यों कहेगा। आपको क्या लगता है, जो आपकी तीसरी आंख है वो क्या कहती है इस पूरे चुनाव को लेकर? देखिए राघवेंद्र जी, दोनों ही पार्टी के अपने अपने दावे हैं, अपने अपने जो जिस शक्ति से वो लड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पे पूरा कांग्रेस का थोड़ा पलड़ा भारी दिखता है। एक तो उनका शासन है, भूपेश बघेल का चेहरा है, भूपेश बघेल के वादे हैं, उनके 90% किए गए वादे हैं और तमाम वो चीजें हैं जो कांग्रेस की तरफ खींच जा रही है। महिला प्रत्याशी जो कांग्रेस ने उतारे हैं, तो नो डाउट उनका थोड़ा सा अपर हैंड मैं मानूंगा। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से एक विपक्षी, सशक्त विपक्षी भूमिका निभानी चाहिए, जिस तरीके से सड़क की और सदन की लड़ाई लड़नी चाहिए, उसमें उनकी कमजोरी नजर आती है। अगर पिछले वाले सदन को हम छोड़ दें, जो लेटेस्ट अभी खत्म हुआ है,
तो उसमें भारतीय जनता पार्टी नो डाउट की आक्रामक भूमिका में थी, लेकिन पिछले 3 साल से, 3.25 साल से भारतीय जनता पार्टी न तो सड़क की लड़ाई लड़ पाई है, न सदन की लड़ाई लड़ पाई है, न लोगों का विश्वास जीत पाई है, न वो ये बताने में सफल रही है कि वो एक इस सत्ता का, इस सरकार के एक विपक्ष है, एक सशक्त विपक्ष, एक गंभीर विपक्ष, एक ऐसा विपक्ष जो आवाम की आवाज को सुने और एक मजबूत इरादों के साथ सड़क पर उतरे। इस बात को बताने में भारतीय जनता पार्टी असफल रही है। नो डाउट कि बहुत अल्प मत से हारे थे कोमल जंगेल, जो विधानसभा नेता प्रतिपक्ष जो बात कह रहे थे, लेकिन कोमल जंगेल भले ही कम वोट से हारे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कोमल जंगेल को आप इसको अलग अलग देखिए। भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से, काफी लंबे बहुमत से हारी थी, बहुत गैप है। कोमल जंगेल भले ही कम मत से हारे हों, तो मैं कहना चाहूंगा कि यहां पे जो स्थिति बनी हुई है उपचुनाव की, जो खैरागढ़ की, उसमें कांग्रेस का थोड़ा सा अपर हैंड तो नजर आता है। उचित जी, कोमल जंगेल चुनाव के बाद से जब वो हारे हैं तब से वो क्षेत्र में कितना सक्रिय रहे हैं? क्योंकि उनकी सक्रियता पार्टी की पूंजी होगी। अगर वो सक्रिय है तो फाइट ठीक है, और अगर उम्मीदवार भी पहले से कमजोर है तो फिर मामला गड़बड़ लगता है। जी, थोड़ी सी राघवेंद्र जी, उनकी सक्रियता में वैसे भी कमी आई थी। अभी तो उनपे कुछ निष्क्रियता के भी आरोप लगे थे, जो अभी वर्तमान में जो बीते चुनाव हुए, नगरीय निकाय के चुनाव हुए हैं, उनपे कई एलिगेशन, कई आरोप देखने को मिले, पढ़ने को मिले, सुनने को मिले। हालांकि ये सत्य है या नहीं है, अलग बात है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से ये समझ में जो आया है, जितने कैसे कार्यकर्ताओं से बात करते हैं, कार्यकर्ता जो आरोप लगाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान के जो उम्मीदवार है, वो उनका रोल पूरे निष्क्रिय रहे हैं ये नगरीय निकाय के चुनाव में। तो ये बात उनके थोड़े से खिलाफत में उनके जा सकती है कि कार्यकर्ताओं में जो मनोबल होना चाहिए था, कार्यकर्ताओं में जो मनोबल अपने कैंडिडेट के प्रति, अपने उम्मीदवार के प्रति जो फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी उसमें कमी आएगी, और ये पूरा माइनस मार्किंग के रूप में इसको देखा जा सकता है कोमल जंगेल के लिए। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास। बहुत से संकोच भी थे, आपकी मर्यादा भी थी कि एक पत्रकार के नाते आप सीधा वो नहीं कह पा रहा था जिससे चुनाव के मौके पर किसी पार्टी को नुकसान या नफा हो जाए। कांग्रेस इस बात की पूर्ति कर देंगे कि कोमल जंगेल की क्या स्थिति रही है, क्या एलिगेशन है। मैं पूछता हूं धनंजय ठाकुर जी, पड़ला आपके पक्ष में थोड़ा सा झुकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सरकार आपकी है। जैसा उचित शर्मा जी कहते हैं कि पिछले 3.5 साल में देखे तो एक सत्र को छोड़कर बीजेपी की जो भूमिका है वो सदन में भी कमजोर रही है और सड़क पर भी कमजोर रही है। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भले ही पिछला चुनाव वो कम मतों से हारे हों, लेकिन उसके बाद जो उनकी जो निष्क्रियता है उसने कहीं ना कहीं पार्टी को एक कदम पीछे रखा है, और आप बढ़त पर हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आप बढ़त के चक्कर में रहें और कहीं बीजेपी आपकी दरी खींच दे। क्या लगता है, आप सतर्क हैं पूरी तरह से? देखिए राघवेंद्र जी, छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम किया है वो देश में कोई राजनीति नहीं कर पाया अभी तक जी। वादा निभाने में भूपेश बघेल जी की सरकार है। हमने जो जनता से वादा किया उस वादा को पूरा करने। आप देखेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ लेते हैं, उसके बाद किसानों कर्ज माफी घोषणा की जाती है, तो 20 लाख किसान परिवार, वो किसान जो खैरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र के भी हैं, उनको भी कर्ज माफी का लाभ मिलता है। बिजली विभाग को सुविधाएं प्रदान करते हैं, तो 40 लाख उपभोक्ताओं को आज की स्थिति में राज्य के 2800 करोड़ रुपए की बिजली की ओर से लाभ मिलता है हमारी योजना के चलते। ये खैरागढ़ विधानसभा की भी जनता है। जब हम सिंचाई कर माफ करते हैं तो उसका भी लाभ खैरागढ़ की जनता को मिलता है, और एक बहुत बड़ी योजना के साथ हम काम इस राज्य में कर रहे हैं। चाहे मैं युवाओं के रोजगार की बात करूं, 14,500 शिक्षकों की बात करूं, या रमन सरकार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी के कमल सिंह जी ने, उसके पुत्र अभिषेक सिंह जी ने, उनके परिवार के सदस्यों ने भाजपा का शुभारंभ किया था। और वो चिट फंड कंपनियां जो राजनांदगांव में जिनको शुभारंभ किया गया, वो राजनांदगांव जिला के जनता के पैसे को लेकर फरार हो गए थे। वो खैरागढ़ की भी जनता है, और चिट फंड कंपनियों पर कार्रवाई कर उनकी संपत्तियों को पूर्ण कर लौटाने किसी काम नहीं कर भूपेश बघेल जी सरकार ने किया है। और उनके निवेशक जो खैरागढ़ के भी निवेशक थे चिट फंड कंपनियों में, उनका ही पैसा किसी लौटा है तो भूपेश बघेल सरकार के दौरान लौटा है। स्वाभाविक सी बात है, हम काम करने वाले लोग हैं और इसके परिणाम भी हमारे पक्ष में आएंगे। और जिस प्रकार से आपने कहा कि खैरागढ़ में जो कोमल जंगेल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उसकी स्थिति क्या है? जो हाल 15 साल में रमन सिंह की सरकार के रही है, वही हाल कोमल जंगेल का रहा है। 2 बार वहां का प्रतिनिधित्व करने का उसको मौका मिला, लेकिन खैरागढ़ की जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने में नाकाम रहे कोमल जंगेल।
पूरी तरीके से जो उम्मीद जनता ने उनसे पाल के रखी थी, अगर कोमल जंगेल एक अच्छे जनप्रतिनिधि होते तो मैं समझता हूँ खैरागढ़ अब तक जिला बन चुका होता, सालेवार गंडई जो है अब तक तहसील बन चुका होता, वहां की जनता की जो मांग थी, जो अस्पताल की मांग थी, वो पूरा हो चुका होता था। ये 15 साल में ना तो रमन सिंह की सरकार ने उनको ध्यान दिया, ना तो कोमल जंगेल ने ध्यान दिया। हमारी सरकार बनी, हम देखेंगे बजट में खैरागढ़ में 50 बिस्तरों के सामुदायिक सामाजिक अस्पताल की हमने उसके बजट प्रस्ताव पास किया है। और जो खैरागढ़ जनता की जो मांग है कि खैरागढ़ को जिला बनाया जाए, हमने इस घोषणा पत्र में भी जारी किया कि उसको जिला बनाएंगे। स्वाभाविक बात है, खैरागढ़ की जनता काम करने वाली सरकार चाहती है। भूपेश बघेल की सरकार जो है जनता से जो की वादे को पूरा करती है, इसलिए खैरागढ़ में हमारी प्रत्याशी जो है मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है और जीत भी, मैं दावा भी करूंगा कि ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज करा रहे हैं, क्योंकि 15 साल के रमन के कुशासन से पीड़ित खैरागढ़ की जनता रही है और कोमल जंगेल के जो जनप्रतिनिधियों ने चुना था उसके निष्क्रियता का नुकसान खैरागढ़ की जनता को हुआ था। चलिए मैं पूछता हूं संदीप जी, आपके खाते में नेगेटिव चीजें ये आ रही कि आपकी 15 साल की सरकार में आपने खैरागढ़ को जिला नहीं बनाया, तहसीलों की जरूरत थी तहसील नहीं बनाई, और कहीं ना कहीं जो आपके लोकप्रिय प्रत्याशी हैं उनकी निष्क्रियता इस चुनाव में थोड़ी सी आपको दिक्कत दे रही है। क्या इन चीज़ों का विचार आपके पास है और इनका कोई तोड़ भी है कि नहीं आपके पास? क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि 15 वर्ष आपकी सरकार के थे, खैरागढ़ जिला नहीं बनाए, सबको मालूम है, और जो तहसील की बात कर रहे थे धनंजय ठाकुर, वो भी आपने नहीं बनाई है। तो ये सब चीज़ें आपके खाते में थोड़ा सा नेगेटिव है, इसका क्या उपाय है? अब देखिए राघवेंद्र जी, निगेटिव बोलने वाले जब तक थे तब तक तो निगेटिव बोलेंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छा, लेकिन जहां तक प्रश्न है चलिए आप पॉजिटिव बोलिए। तो मैं तो बोल रहा हूँ ना, आप सुनिए ना, आप सुनिए, बीच में मत टोकिए ना, जैसे लोगों को धैर्य से सुने, मुझको भी सुनिए। अरे श्रीमान, एक वाक्य के बाद आपकी गाड़ी को ब्रेक नहीं लगा रहा हूं मैं, तो मैंने कहा कि आप पॉजिटिव बोलिए। आप ऐसा अगर नाक पर कोई गुस्सा रखकर बैठेंगे तो बात ही नहीं बन पाएगी। एक वाक्य के बाद तो हक है थोड़ा सा बोलने का। आप यदि इस तरह से तय करके बैठेंगे, ना, हम तय करके नहीं बैठे। आप मुझे बिल्कुल पार्टी मत बनाइए। आप अगर पार्टी बनाएंगे तो आप थोड़ा सा धोखे में जाएंगे। मैं पार्टी नहीं हूँ। देखिए राघवेंद्र जी, जैसे आपने कहा निगेटिव बात आ रही, तो सिर्फ इतना कहा निगेटिव बोलने वाले निगेटिव। तो मैंने ये कहा कि आप पॉजिटिव बोलिए। आपने मुझको रोक दिया। ना, मैंने कहा आप पॉजिटिव बोलिए। मैं कांग्रेस नहीं हूँ महाराज, मैं कांग्रेस नहीं हूँ। आप बोलिए आराम से। राघवेंद्र जी, यदि आपने तय कर लिया मुझको नहीं बोलने देना तो मत बुलाया करिए। चलिए मत बोलिए आप नमस्ते, आप मत बोलिए। ओके, नमस्ते। चलिए नमस्ते। उचित शर्मा जी, आप कहिए क्या कहना है। अब वो तो हार के पहले हार मानने लगे हैं जी, कहिए आप। जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये बात तो सत्य है कि उनके ये संक्रमण काल का उनका दौर चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो उनकी ट्यूनिंग अच्छी है, लेकिन पिछले 3 साल से उनकी ट्यून बराबर देखने को नहीं मिल रही है। जिस सक्रियता के साथ, जिस ईमानदारी के साथ, जो सशक्त प्रयास उनको करते रहना चाहिए, जनता के सामने एक नजीर पेश करनी चाहिए थी, वो पेश करने में वो असफल रही है। ये बात उनको निगेटिव जा सकती है। लेकिन वहीं पे अगर कांग्रेस के लिए ये बातें उतनी ही आप देखिए कि इनको गंभीरता से लेना पड़ेगा। इस चुनाव को केवल ऐसे ही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको केवल एक थाली की कटोरी में उनको डाल के दे दिया और केवल वन वे। देखिए, कोमल जंगेल जी की भी अपनी एक इमेज है। कोमल जंगेल जी को 60,000 वोट पड़े थे। जैसे जेसीसी भी वहां चुनाव लड़ रही है, जेसीसी के अपने वोटर है, और वहां पे देवव्रत सिंह के वोट को कितना कांग्रेस ले पाती, क्योंकि पिछली बार जो थी कांग्रेस जो है वो तीसरी पोजीशन में थी। तो कांग्रेस को भी जद्दोजहद करना पड़ेगा, बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इतना आसान नहीं होगा वहां पे खैरागढ़ के चुनाव में। देखिए, खैरागढ़ चुनाव वो हार चुके हैं। वो शायद उचित जी, दरअसल कांग्रेस तो जद्दोजहद कर रही है, होगी जहां पे कांग्रेस जद्दोजहद कर रही है, बिल्कुल। लेकिन बीजेपी इसको स्वीकार करने को राजी नहीं कि वो कमजोर पोजीशन में है। उसको ये सच भी स्वीकार नहीं कि उसकी निगेटिविटी है। अगर आप राजनीति में है, सार्वजनिक जीवन में है, तो सिर्फ अच्छा सुनेंगे और आपकी कमजोरी वो सुनेंगे नहीं। तो मुझे लगता है ये तो नतीजे के पहले ही हार मान रहे हैं। ये जो बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं उनका फ्रस्ट्रेशन बता रहा है। सब जी, बिल्कुल ये चीज नजर आती है। आप देखिए, जब भी इनके बड़े नेताओं से बात करें तो देखिए कि ये जो आखिरी उपचुनाव है, ये इसके बाद सीधे आम चुनाव होने हैं। तो आप अपना अगर इस समय पे, जहां पे मीडिया हाउस में आपको धैर्य रख के संवाद करना है, अपनी बातों को रखना है, मीडिया हाउस एक आपकी बातों को सब तरफ पहुंचा रहा है, वहां आप नाक पे गुस्सा लेके या इस तरीके की नेगेटिविटी लेके कि सभी मीडिया हाउस हमारे खिलाफ चल रहे हैं, ये मंशा लेके, ये पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अगर आप बात करेंगे
तो ऐसा नहीं चल पाएगा। ये बात सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी के अब से आखिरी में उपचुनाव है, इसके आम चुनाव होने हैं, तो सभी नेताओं की इमेज, जितने बड़े, चाहे वो रमन सिंह हो, चाहे अजय चंद्राकर हो, चाहे ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, शिवरतन शर्मा हो, इनके जितने भी शीर्ष नेतृत्व है, इनकी इमेज दांव पे लगी हुई है। इस चुनाव के बाद ये फैसला तय कर लिया जाएगा, ये फैसला ले लिया जाएगा कि किन लोगों को छत्तीसगढ़ में रखना है, किन लोगों को छत्तीसगढ़ से बाहर रखना है, या किन लोगों की, कई लोगों की तो यहां से आगे की नीति और नीति तय होगी, किन लोगों की भविष्य तय होगा। तो कई ऐसे नेता हैं जो खैरागढ़ उपचुनाव के लिए नहीं, केवल अपने खुद के भविष्य के लिए, अपने खुद के फ्यूचर के लिए, अपनी खुद की राजनीति के लिए आने वाले समय में उस चुनाव के लिए जीतने की कोशिश में गुंजाइश को रखेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी जो है वर्तमान में केवल खैरागढ़ चुनाव नहीं लड़ रही है, कई शीर्ष नेतृत्व जो है, शीर्ष नेता जो है, वो अपनी खुद की राजनीति के लिए, खुद की राजनीति को आगे साधने के लिए चुनाव लड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर यह कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं होगा। उनको समझने की कोशिश करनी होगी कि ये पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की, शिवरतन शर्मा जी की, ब्रिजमोहन अग्रवाल जी की, अजय चंद्राकर जी, जितने बड़े नेता है, कौशिक जी की, जितने बड़े नेता है जो अपनी बात अभी तक बनवाते आए थे शीर्ष नेतृत्व से, जो हाईकमान से, इस चुनाव के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी को क्या वाकई छत्तीसगढ़ के लिए नए चेहरे चाहिए या फिर इन्हीं चेहरों पर भरोसा या विश्वास रखा जाएगा। बिल्कुल, मैं लौटूंगा आपके पास पूछते धनंजय जी से। धनंजय जी, बीजेपी आपको वॉकओवर दे रही है क्योंकि जो उचित शर्मा जी बता रहे हैं कि उनकी पूरी लीडरशिप इस चिंता में कि चुनाव तो अपनी जगह है, उनका अपना फ्यूचर क्या होगा छत्तीसगढ़ में, वो चाहे रमन सिंह की बात कर रहा हूं, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल की बात कर रहा हूं, कौशिक जी की बात कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस का कामकाज है उसको लेकर बीजेपी की लीडरशिप में, बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें एक किस्म का फ्रस्ट्रेशन भी है कि इस चुनाव के बाद जो उनके अपने लीडर हैं उनका भविष्य क्या होगा। तो नतीजे तो 16 तारीख को आएंगे, लेकिन जो हम बार बार बातचीत में कर रहे हैं कि जो भाजपा के प्रत्याशी है, पिछली बार जब वो 2 बार विधायक रहे, उनकी सक्रियता, उनकी निष्क्रियता को जनता ने देखा। देवव्रत सिंह के सामने वो हारे चुनाव, अलग बात है कि बहुत कम मार्जिन से वो हारे थे, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार, उनके कामकाज, उसको लेकर उनको लग रहा है कि उनका पड़ला कमजोर है। हम ये नहीं कहते कि वो हारी जाएंगे, हो सकता है चमत्कार करते हैं आपको हरा दे, लेकिन अभी जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं मैदान छोड़ने वाली दिख रही है। आपकी राय, आपका इसमें क्या कहना है? देखिए, लगभग 3 साल से 3.5 साल से सत्ता में है और इस दौरान हम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी प्रतिदिन छत्तीसगढ़ की जनता, चाहे वो किसान हो, चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे यहाँ के व्यापारी हो, चाहे यहाँ के उद्योगपति हो, यहाँ के कला, संस्कृति, परंपरा, तीज त्योहार हो, उनको बेहतर करने के लिए काम कर रहे हैं। रोज एक नई योजना लेकर आते हैं ताकि यहाँ की जनता को लाभ मिल सके। स्वाभाविक बात है, खैरागढ़ की जनता भी, खैरागढ़ ही नहीं पूरी प्रदेश की जनता, क्योंकि इसके पहले जो चित्रकूट के उपचुनाव भी हुए, दंतेवाड़ा के उपचुनाव हुए, मरवाही के उपचुनाव हुए, उसके बाद नगर निगम के चुनाव हुए, नगर पालिका के चुनाव हुए और भी बहुत सारे चुनाव हुए। तो निश्चित तौर पर भूपेश बघेल जी की सरकार पर जनता का विश्वास बना हुआ है, क्योंकि सरकार उनके लिए काम करती है। और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने वो काम किया है जो प्रदेश की कोई सरकार ने नहीं किया, देश की कोई सरकार ने काम नहीं किया। मैंने कहा ना, अगर किसानों को धान की 2500 रुपए कीमत मिल रहा है, ये देश की पहली सरकार है, इस बात को आप स्वीकार करेंगे। और पूरा देश स्वीकार कर रहा है कि छत्तीसगढ़ में किसानों को धान की 2500 मिल रहा है। और जिस खैरागढ़ के लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, वो खैरागढ़ 15 साल तक उसी रमन सरकार का हिस्सा रहा है। राजनांदगांव में रमन सिंह जी मुख्यमंत्री रहे, कवर्धा उनका गृह जिला रहा है। उसके बाद खैरागढ़ की जनता के अपेक्षाओं को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा नहीं कर पाई। कोमल जंघेल जी वहां प्रत्याशी रहे। मैंने कहा ना, जो प्रतिनिधि खैरागढ़ ने चुना था, वो कोमल जंघेल तो निष्क्रिय प्रतिनिधि साबित हुआ है। खैरागढ़ की जनता के भावनाओं को, उनकी अपेक्षाओं को सरकार सामने कभी रखे नहीं, ना उनके लिए कोई काम किया है। और रही पिछले चुनाव की बात है, तो स्वर्गीय देवव्रत सिंह जी का पहचान छत्तीसगढ़ में बतौर कांग्रेस के लीडर के बतौर होता था, वो अलग विषय था। कुछ समय में कुछ उसके मनभेद हुए, तो उन्होंने ठीक चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी को छोड़कर किसी और दल के साथ शामिल हो गए और उस दल से टिकट लेकर चुनाव लड़े। लेकिन खैरागढ़ में अगर देवव्रत जी को चुनाव में वोट मिले थे, वो बतौर कांग्रेस लीडर, कांग्रेस के वोट उनको ही मिला था, इसलिए हम तीसरे नंबर पर आए थे। स्वाभाविक सी बात है, खैरागढ़ की जनता हमेशा से कांग्रेस पर विश्वास की है। इस बार भी हमारी प्रत्याशी यशोदा वर्मा की स्वच्छ छवि, उनकी जो महिलाओं के बीच में पैठ है, उनकी समाज में जो पैठ है, जो उनकी भूमिका है जनप्रतिनिधि होने का, उसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार ने काम किया, इसके बदौलत हम खैरागढ़ में ऐतिहासिक मतों से जीत दर्ज कराएंगे। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा ना, राजनांदगांव में
पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जो कि उस मुख्यमंत्री थे, उनके पुत्र अभिषेक सिंह जी जिस चिट फंड कंपनी का शुभारंभ किए थे, चिट फंड कंपनी का ऑफिस शुभारंभ किए थे, वो चिट फंड कंपनी ने खैरागढ़ की जनता को पैसे से लूटने भाग का काम किया है। हमारी सरकार उस कंपनी के पैसा वसूल रही है, पूर्व कर रही है, जनता को पैसा लौटा रही है। तो खैरागढ़ की जनता को पता है ना कि कौन उसके लिए काम कर रहे हैं और कौन सी बात कर रहे हैं। 15 साल तक वादा खिलाफी के शिकार खैरागढ़ की जनता होते रही है। दूसरी बात, आज भी आप स्थिति देख लीजिए, जिस प्रकार से भाजपा के नेता झूठ बोल रहे हैं वहां पर, भाई आपके पास एजेंडा क्या है खैरागढ़ को लेकर? हम उपचुनाव में गए हुए हैं, हमारे पास खैरागढ़ को लेकर विजन है, प्रोग्राम है, डिजाइन है, एजेंडा है, हम उसके दम पर खैरागढ़ जनता भेज गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता आज भी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि खैरागढ़ के उपचुनाव के लिए उनके पास क्या विजन है। कि झूठे आरोप लगाकर चुनाव लड़ना चाहते तो खैरागढ़ जनता समझदार है ना, इसलिए हमारे प्रत्याशी मजबूत है। और कोमल जंगेल तो ऑलरेडी निष्क्रिय थे, जो जनता खारिज कर चुके हैं। बिल्कुल धनंजय जी, एक बात तो है कि चूंकि भाजपा अभी नहीं है, संदीप शर्मा जी चले गए, आप ये कह रहे हैं कि जो देवव्रत जी को वोट मिले थे वो दरअसल कांग्रेस के वोट थे, इसलिए हम तीसरे क्रम पर आए थे। तो अब चूंकि वो दिवंगत हो चुके हैं, आप वहां बढ़त बनाए हुए हैं, कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत भी है, बीजेपी मोर्चे में थोड़ी सी कमजोर पड़ रही है, तो इस नाते ये आपकी सारी बात जब नतीजा आएगा तो उसकी पुष्टि कर सकती है। लेकिन मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जब पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि हर आदमी उनके खिलाफ है, सत्ता पक्ष के अधिकारी खिलाफ है, मीडिया खिलाफ है, लोग उनके खिलाफ है। तो कहीं ना कहीं ये फ्रस्ट्रेशन हर उस जगह पर, उचित शर्मा जी मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, मैं मौका दूंगा आपको इसका उत्तर देने का, कि जिन भी राज्यों में प्रतिपक्ष में चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में आ रहा है। हमने देखा यूपी चुनाव में जिस तरह से अखिलेश यादव का बिहेवियर था, जिस तरह से राहुल गांधी बिहेवियर कर रहे थे, उसी तरह का बिहेवियर एक छोटे से उपचुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा भी कर रही है। ये ऐसा लग रहा है। उचित शर्मा जी, इसमें आपकी राय, फिर अंतिम टिप्पणी में लूंगा धनंजय जी की। समझ पा जाए तो साइकोलॉजी है जी। विपक्ष पे जो भी बैठा हो उसको ये साइकोलॉजी से उसको जूझना पड़ता है कि ये हमारी तरफ मीडिया का ध्यान नहीं है, हमारी फोकस नहीं है, या हमारी बातों को उतनी गंभीरता से, शिद्दत से नहीं लिया जा रहा है जितना कि सत्ता पक्ष को दिया जाता है। खैर, ये अमूल होता है, ये थोड़ा सा प्रिविलेज, थोड़ा सा एडवांटेज सत्ता पक्ष को जाता है, इसमें नो डाउट। लेकिन हकीकत ये है कि विपक्ष की अगर कोई बातें हो, विपक्ष की जो पिछले 5 सालों में ये प्रवृत्ति बढ़ गई है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हम देख रहे हैं और अभी छत्तीसगढ़ यूपी में देखा हमने, और आपके यहाँ के छोटे से चुनाव में भी देखने को आ रहा है कि ये फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा आ गया, जिसे कहते हैं ना, थोड़ा सा प्रवृत्ति आत्मघात की तरफ जा रही है। जो प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, जो आपको प्रचार दे रहे हैं, आप उन्हीं पर खिसिया रहे हैं। ये प्रवृत्ति किसी एक पार्टी में नहीं है, जो प्रतिपक्ष में जहां भी है उसमें अक्सर ये दिख जाता है। जी बिल्कुल सही कहा, ये साइकोलॉजिकल है। मध्य प्रदेश में ये साइकोलॉजिकल कांग्रेस को लेके है और भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ में जी। तो आवाम से जो भी विपक्ष की भूमिका में रहता है कि वो इस साइकोलॉजी में जीता है, इस पूर्वाग्रह से ग्रसित रहता है कि हमको मीडिया तवज्जो नहीं दे रहा है, या पत्रकार हमारी बातें नहीं लिख रहे हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे फुटेज नहीं दे रहा है, प्रिंट मीडिया हमारा साथ नहीं दे रहा है। ये उनकी साइकोलॉजिकल बैरियर है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में वो आता है। लेकिन हकीकत वैसे नहीं है। सवाल ये उठता है कि विपक्ष अपनी विपक्ष की कितनी भूमिका निभा रहा है, वो कौन सी ऐसी नजीर पेश कर रहा है जिसके मार्फत अगर मीडिया तो दोनों का ही है, मीडिया का नो डाउट की थोड़ा सा 10% थोड़ा सा इंक्लाइंड हो जाता है मैं आपको इसमें क्योंकि सत्ता पक्ष की बातें हैं, चीजें होती है। एक छोटी सी बात, हकीकत ये नहीं है, हकीकत तो ये है कि वो ट्रांसपेरेंट ही। मैं छोटी सी एक बात बोलूंगा आपको, जरा सा 30 सेकंड का समय लेता हूं। भोपाल में एक डिबेट हो रही थी, उसमें बीजेपी के एक प्रवक्ता ने कहा कि आप हमको ज्यादा समय दीजिए क्योंकि हमारी बड़ी पार्टी है और कांग्रेस छोटी पार्टी, इसको कम समय दीजिए। तब हमने कहा कि श्रीमान, ये विधानसभा नहीं है, ये तो मीडिया का प्लेटफॉर्म है, दोनों को बराबर का समय मिलेगा। आप सत्ता में हो तो आप ज्यादा क्यों चाहते हैं? तो ये जो वृत्ति है, कहीं ना कहीं जो सत्ता में होता है वो सोचता है कि मुझे कुछ उसमें ज्यादा मिलना चाहिए। जी, आप पूरी बात करें, फिर मैं धनंजय जी से अंतिम टिप्पणी लूंगा इस मुद्दे पर। उचित जी। जी जी बिल्कुल 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 राघवेंद्र जी, साइकोलॉजिकल है। पत्रकार हमेशा से विपक्ष की बात भी अच्छे से रखना चाहता हूं। पत्रकार तो खुद विपक्ष की भूमिका में रहता है, मीडिया खुद विपक्ष की भूमिका में रहता है, तो ऐसा तो हो पाना संभव नहीं है, या वो ऐसी कोशिश, उनके प्रयास ऐसी कोशिश वो करते नहीं है। लेकिन ये पूर्वाग्रह से विपक्ष कोई भी हो, वो इससे ग्रसित रहता है कि हमारी बातों को कम दिखाया जा रहा है, हमको तवज्जो कम दी जा रही है, हमारी इंपॉर्टेंस को कम करके आंका जा रहा है, हम जो लड़ाई कर रहे हैं वो दिखाया नहीं जा रहा है मीडिया में। लेकिन हकीकत तो वैसा नहीं, मीडिया वो दिखाने का प्रयास बिल्कुल करता है, लेकिन ये टोटल और टोटल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है विपक्ष की। जी,
धनंजय जी, कुल मिलाकर जो जहां विपक्ष में वो मनोरोग का शिकार भी हो रहा है। आपसे छोटी सी टिप्पणी कि बीजेपी की ये जो वृत्ति है आपके लिए लाभकारी है और उसका आप कितना लाभ ले सकते हैं, और जहां तक प्रतिपक्ष में जो भी होता है वो फ्रस्ट्रेशन में क्यों जाता है, जैसा उचित जी भी कह रहे थे, आपकी राय बहुत देखिए संक्षेप राघवेंद्र में। जी, इसमें मैं थोड़ा सा जवाब दूंगा। जी। छत्तीसगढ़ में लोकतंत्र प्रभावी है, जी यह कानून का राज है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। हम 15 साल जब विपक्ष में थे ना, तो हमने उन चीजों को भोगा है यहाँ पे। जिस प्रकार से अंतर्गत के चुनाव में रमन सिंह के मुख्यमंत्री काल के दौरान जो बंदूकें रखकर हमारे प्रत्याशी को डराया गया, धमकाया गया, प्रत्याशी हाँ, हम तो चीज को भोगा है। लेकिन हमारे यहाँ सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। चाहे दंतेवाड़ा का चुनाव देख लीजिए, मरवाही का चुनाव देख लीजिए, चित्रकूट का चुनाव देख लीजिए, या मीडिया कवरेज की बात करके देख लीजिए। आप अखबार उठा के देखेंगे या प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विपक्ष को उतना ही महत्व मिल रहा है कि हम कोई टोका टाकी नहीं करते हैं, और हम तो आलोचकों को सम्मान करते हैं, क्योंकि आलोचक अगर रहेंगे तो ही हम बेहतर तरीके से काम करेंगे। लेकिन हमारे साथ धनंजय जी, आपका ये भाव बना रहे, लोकतंत्र में जरूरी कि आलोचकों को सम्मान करें और थोड़ी बहुत टोका टाकी आप भी बर्दाश्त करें, और जो चले गए हैं उनसे भी आग्रह होगा कि वो अगर राजनीति में है तो जीवन में या तो वो प्राइवेट लिमिटेड किसी फर्म में काम करें, और पब्लिक लाइफ में तो थोड़ा सा सुनने की आदत डालें, क्योंकि इसके बगैर जीवन चलता नहीं है। आप दोनों मेहमानों का धन्यवाद, और जो छोड़ के चले गए संदीप शर्मा जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने थोड़ा बहुत चर्चा में हिस्सा लिया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।